Hello everyone, this is Unit 3 of Fluency, Semester 1 and 2. This video is for both Semester 1 and 2 because some students have Fluency paper in Semester 1 and some students they will read the same subject but in Semester 2. जिन्होंने Semester 1 में पढ़ा है वो Semester 2 में दोबारा नहीं पढ़ेंगे, जो Semester 2 में पढ़ेंगे उनको Semester 1 में कुछ और मिला होगा. So there should be no confusion as some of the students are questioning me, ma'am, why Semester 1 and 2. So Unit 3, the title of the unit is In Public Places. इस पूरी बुक के बीच में एज यू नो दैट यूनिट्स आर डिवाइडेड, डोमेस्टिक स्पेस में, पब्लिक स्पेस में, इस तरह से यूनिट्स डिवाइडेड है. एंड हर यूनिट के बीच में आप लोगों को कुछ लिटरेचर से रिलेटेड टेक्स्ट दिया हुआ है. यू हैव टू रीड एंड एनालाइज दैट टेक्स्ट एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डू सम लाइक राइटिंग एक्टिविटी रिलेटेड टू दैट टेक्स्ट. सो एग्जाम के बीच में इट विल द पेपर विल बी लाइक 50-50%. लिटरेचर से रिलेटेड सम पार्ट होगा एंड राइटिंग से रिलेटेड सम पार्ट होगा. जिन सेक्शंस में ग्रामर है वहाँ पे ग्रामर से रिलेटेड. फॉर एग्जाम्पल लास्ट चैप्टर 2 के बीच में आई शोड यू सम ग्रामेटिकल क्वेश्चंस, किस तरह के ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं. चेक दैट वीडियो ऑफ चैप्टर 2, यू विल गेट द बेसिक आइडिया कि ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे. In this chapter, the questions will be from the literature part and the writing section, like writing a recommendation letter, this type of questions. So I will tell you once we go through the video. So please stick with me till the end and watch the full video, and please like and subscribe the channel. And now you have very less days for the exam, so prepare well. So let's continue. This Amal Kanti is the literature जो एक poem है आप लोगों को दी हुई है इसके बीच में. This is written by Nirendranath Chakrabarti. So poem के introduction में basically it's told it has been given that अमाल कांति जो है ये title of the poem है. इसका मतलब होता है radiance, एक तरफ से चमक जो अंदर से निकलती है. It itself is itself a guide to an understanding of the poem, for it gives an idea of what the poem's response and towards the subject of the poem. So एक तरह से ये आपको बेसिक आइडिया देता है कि पोएम का जो भी सब्जेक्ट है जिसके लिए भी ये पोएम लिखी गई है वो इंसान कहीं ना कहीं चमक रहा है. अब वो चमक या अंदरूनी चमक हो सकती है या फिर ब्यूटी वाली चमक हो सकती है. दैट वी गेट टू नो कि वो कौन सी चमक है, किस चीज़ की वजह से वो रेडियंस चमक एक तरह से उस इंसान के बीच में से आ रही है, उस सब्जेक्ट के बीच में से आ रही है जिसके ऊपर पोएम लिखी गई है. सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बीच में सम ऑफ द की एलिमेंट्स ऑफ द पोएट्री, व्हाट आर द की एलिमेंट्स अबाउट लाइक पोएट्री के होते क्या क्या हैं. And then difference in narrative and prose. So नैरेटिव एंड प्रोज का डिफरेंस मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ. प्रोज जो है जिस तरह के पैराग्राफ्स लिखे होते हैं, फिक्शन लाइक नॉवल, शॉर्ट स्टोरी, ये सब प्रोज में लिखा जाता है. लेटर राइटिंग, न्यूज़ राइटिंग, एप्लीकेशन, ये सब प्रोज में लिखा जाता है. इसके अपोजिट जो वर्स होता है, प्रोज के अपोजिट वर्स होती है. वर्स जो है वो लाइक पोएम के बीच में, एपिक लिखने के बीच में, हिंदी में रामायण महाभारत, दोहे, श्लोक वगैरह आपने पढ़े होंगे तो वो सब वर्स के बीच में लिखे जाते हैं. सो नैरेटिव का मतलब होता है टेलिंग अ स्टोरी, कहानी बताना. सो किस वे में प्रोज के साथ नैरेटिव लाइक कहानी बताई जा रही है. यूजुअली नैरेटिव जो है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन होता है. फर्स्ट पर्सन नैरेटिव का एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल, आई एम अ स्टूडेंट. सो इट्स अबाउट मी, सब्जेक्ट जो बोल रहा है उस इंसान के बारे में. आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड, दिस इज माइन, इट्स माइन, लाइक दैट. सो सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन है, जिसके बारे में बात हो रही है वही इंसान बात बोल रहा है. सेकेंड पर्सन इज लाइक सब्जेक्ट जो है वो सेकेंड इंसान हो जाता है, बात बोलने वाला दूसरे इंसान के बारे में बात कर रहा था. फॉर एग्जाम्पल, यू गो टू स्कूल, यू आर अ गुड स्टूडेंट, यू आर हैप्पी. सो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? यू. अब मैं नहीं हूँ, मैं जो बोल रही हूँ, आई एम नॉट द सब्जेक्ट, द सेकेंड पर्सन इज द सब्जेक्ट. सो फर्स्ट पर्सन, आई गो टू स्कूल, आई एम हैप्पी. सेकेंड पर्सन, यू गो टू स्कूल, यू आर हैप्पी. सम ऑफ द बेसिक एग्जाम्पल्स. ओके, नाउ आपको ध्यान कैसे रख सकता है? आप प्रोनाउंस पे फोकस कीजिए. आई से रिलेटेड प्रोनाउंस, आई, मी, माई सेल्फ, माइन, ये सब प्रोनाउंस जो हैं ये और विद नेम्स यूजुअली ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में आते हैं. यानी कि फर्स्ट पर्सन जब स्टोरी सुना रहा होता है. आई गो टू स्कूल, इट वॉज सो कंजस्टेड, इट स्टिल देर आर लाइक सम कोरोना शेल्टर्स हैव बीन देयर इन स्कूल. सो इस तरह से लाइक वट एवर एग्जाम्पल्स, वट एवर सेंटेंसेज यू मेक, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप नरेशन दे रहे हो फर्स्ट पर्सन के बीच में. सेकेंड पर्सन के बीच में नरेशन होगा, यू आर गोइंग टू स्कूल बट डू यू थिंक दैट इट्स सेफ टू गो टू स्कूल. सो इट्स लाइक आई एम टॉकिंग टू अ सेकेंड पर्सन एंड अबाउट सेकेंड पर्सन. बात मेरे बारे में नहीं हो रही, सेकेंड पर्सन के बारे में हो रही है. एंड देन द थर्ड पर्सन नैरेटिव, दैट इज अबाउट
जो बात कर रहा है, जिससे बात हो रही है, उन दोनों के अलावा किसी तीसरे ही इंसान के बारे में बात हो रही थी. लाइक दे आर ब्यूटिफुल, दे गो टू स्कूल. सो वो दे कौन है? मैं जो बोल रही हूँ और मैं जिससे बात कर रही हूँ, हम दोनों के अलावा बाकी लोग जो भी हैं या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो दे है. ओके, सो डू नॉट गेट वेरी कंफ्यूज इन दिस फर्स्ट सेकंड पर्सन नैरेटिव. जस्ट कीप इट इन माइंड कि 3 तरह का लाइक वॉइस होती है. फर्स्ट पर्सन वो narrative voice, second person narrative voice and third person narrative voice. and prose and words में difference. prose fiction लिखने के बीच में, नॉन फिक्शन लिखने के बीच में, पैराग्राफ्स लिखने के लिए काम आता है. वर्ड्स पोएम के स्टैंजा लिखने में, एपिक के बीच में श्लोक वगैरह ये सब लिखने में काम आती है. देन रीड बिटवीन द लाइन्स. रीड बिटवीन द लाइन्स मीन्स कि जो पोएम के बीच में लाइन्स का लाइक छुपा हुआ मीनिंग होता है वो कैसे डिफ्रेंशिएट करना है. इससे पिछली यूनिट भी पोइट्री के ऊपर थी, पोइट्री और शॉर्ट स्टोरी. दिस यूनिट इज ऑल्सो हैज़ पोइट्री. सो डिफरेंसेज इन पॉइंट ऑफ व्यू एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के बीच में. एंड ऑल्सो कैरेक्टर्स का भी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है. फॉर एग्जाम्पल रामायण में ही अगर आप देखें, सो सेम रामायण जो है वो सीता के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखी जा सकती है, वो राम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखी जा सकती है, वो लक्ष्मण के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखी जा सकती है. बट जिसका भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो स्टोरी का लाइक पूरा नैरेटिव जो है, स्टोरी बताने का जो पूरा तरीका है वो चेंज हो जाएगा. ओके, सो आयरनी, रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड आयरनी. आयरनी एक तरह से एक इट्स लाइक अ लिटरेरी डिवाइस जो यूज़ की जाती है इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए, राइटिंग का इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए, अच्छी राइटिंग क्रिएट करने के लिए. सो अगर हम लोग बोलें कि समाज में आजकल बहुत लाइक तरक्की हो रही है और ये तरक्की इंसानों के लिए अच्छी है, बट द आयरनी इज़ दैट बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट वी आर ऑल्सो लाइक क्रिएटिंग थिंग्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. सो इट्स अ आयरॉनिक थिंग. ओके, जहाँ पे दो अपोजिट जो आइडियाज़ हैं वो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं. इफ़ यू वांट टू नो द लाइक एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द आयरनी, प्लीज़ गूगल इट. देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस गिवन and it's very easy to understand. Basically, as I have given you the example, and I will also give you the example in the poem, so you will have the basic idea. Understand the given poem Amalkanti and appreciate it कि कैसे translation और original piece जो है वो लिखा गया है. So originally this poem was written by a Bengali writer नीरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, और उन्होंने बंगाली में ही लिखी थी. बाद में ये सुजीत मुखर्जी और मीनाक्षी मुखर्जी ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है. सो दिस पोएम इज़ अबाउट वन स्टूडेंट जो कि सनलाइट बनना चाहता है. सो हर बच्चे का अलग अलग सपना है कि उनको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, नर्स बनना है, वट एवर, आर्मी ज्वाइन करनी है. बट इस बच्चे का सपना होता है कि उसको सनलाइट बनना है. एंड सो पोएम है कि एक दूसरा बच्चा जो है वो अपनी क्लासमेट के बारे में बताता है कि मेरी क्लास में जो एक अमाल कांति है, उसका लिटरली मीनिंग भी रेडियंस है. सो जो अमाल कांति है वो इंसान, उसके नाम में भी चमक है और वो सनलाइट बनना चाहता है वो. सो वो लोग बात करते हैं कि पोएम में कौन क्या क्या बन गया है अभी स्कूल के बाद, लेकिन अमाल कांति जो है वो सनलाइट तो नहीं बना, वो एक प्रिंटिंग प्रेस के बीच में काम करता है और वहाँ पे उसकी आधा से ज़्यादा जो टाइम है जॉब का वो अंधेरे भरे कमरे में ही निकलता है. सो इट्स आयरनी कि वो उसका नाम चमक है, रेडियंस एक तरह से है उसका नाम. बंगाली में अमलकांति, हिंदी में मीन्स चमक एक तरह से, एंड इंग्लिश में यू कैन से लाइट और ब्राइटनेस और रेडियंस इज़ द प्रॉपर ट्रांसलेशन. सो इट्स एन आयरनी कि वो जो बनना चाहता था उसके बिल्कुल अपोजिट बन गया वो. सो लाइक इट्स एन आयरनी कि हम जिस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वही डेवलपमेंट हमारे लिए सबसे बड़ा कर्स, सबसे बड़ा लाइक एक तरह से अभिशाप बनती जा रही है. सो दिस इज़ द आयरनी. ओके, so let's read the poem. stanza wise poem दी हुई है. all the stanzas are very easy. I'll just give you a brief description कि है क्या. अमलकांति is a friend of mine. अमलकांति मेरा दोस्त है. so you see कि इसमें narrative कौन सा है. अमलकांति मेरा दोस्त है. so mine ये कौन सा pronoun है? first person, second person, third person. this is the first person pronoun. so poem जो है वो first person narrative voice में बताई जा रही है कि मेरा दोस्त अमलकांति है, मेरा एक दोस्त है अमलकांति. So we were together at school. हम स्कूल में एक साथ थे. He often came late to class and never knew his lessons. वो हमेशा क्लासेस में लेट आता था और कभी उसको अपने लेसन का आता पता नहीं होता था कुछ भी. When asked to conjugate a verb, he looked out of the window in such puzzlement that we all felt sorry for him. So जब भी उसे बोला जाता था कि कोई
इसकी सही वर्ब बता इंग्लिश में लिखने के लिए। सो हमेशा वो खिड़की से बाहर देखता था और ऐसी पजलमेंट में देखता था, ऐसे लाइक आश्चर्यचकित होके या ऐसे बेचारा पजल सॉल्विंग भावना के साथ वो देखता था जो भी, कि हम लोग उसके लिए सॉरी फील करते थे। यूजुअली होता क्या है कि क्लास में अगर किसी बच्चे को कोई नहीं आता कुछ चीज़ एंड हमें पता है कि ये बच्चा थोड़ा पढ़ने में वीक है, सो रेस्ट ऑफ द क्लासमेट्स दे यूजुअली मेक फन ऑफ इट कि इस बच्चे को टीचर ने क्यों खड़ा कर दिया, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, ये क्या बताएगा। वी नेवर गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, सही गलत कुछ बोलने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं देते, एंड इवन उन्हें कभी खड़ा भी नहीं करते। टीचर्स थिंक कि उनका टाइम बचेगा अगर वो ब्राइट बच्चों को खड़ा करेंगे, एंड स्टूडेंट्स थिंक कि हमें हमें आंसर देना है, ये बच्चा तो कुछ देगा नहीं, सो लेट्स नॉट आस्क देम। लेकिन यहाँ पे उस बच्चे का मजाक उड़ाने की बजाय सारे बच्चे जो हैं लाइक वो उसके लिए सॉरी फील करते हैं, उनको बुरा लगता है कि इससे सवाल का जवाब नहीं दिया गया। सो दिस इज समथिंग डिफरेंट। सो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव एड्रेस है, लाइन जो है वो शॉर्ट है और कॉन्वर्सेशनल फॉर्म में है। सो जब अगर एग्जाम में आंसर आता है इसके ऊपर, कोई भी क्वेश्चन आता है, सो यू नीड टू मेक श्योर कि ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं आप इन वर्ड्स को कैच करके रखें। अगर पूछा जाए कि पोएम कैसी है, सो यू कैन से दैट पोएम हैज शॉर्ट लाइन्स एंड अ कॉन्वर्सेशनल मोड। सो शॉर्ट छोटी छोटी लाइनें लिखी गई हैं। कॉन्वर्सेशनल मोड इट्स लाइक कि जैसे किसी के साथ कॉन्वर्सेशन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से इट इन हिंदी, सो अमाल कांति जो है वो मेरा एक दोस्त है और हम स्कूल में एक साथ रहते हैं। वो क्लास में मतलब लेट ही आता है और उसको कुछ भी लेसन का पता भी नहीं होता। अगर उसे बोलो कि वर्ब बना, इसकी सही वर्ब बता कि कौन सी है, तो वो बेचारा खिड़की से बाहर देखता है और ये देख के हम सबको भी उसके ऊपर तरस आ जाता है बहुत ज़्यादा, हमें भी उसके लिए बुरा लगता है। सो इट्स लाइक अ कॉन्वर्सेशन दैट वन स्टूडेंट इज टेलिंग अबाउट देयर फ्रेंड अमल कांति टू अदर टू समवन एल्स, किसी और को वो बता रहे हैं अपने फर्स्ट पर्सन नैरेटिव के बीच में। Okay, you can like try to attempt these questions. For example, how does the speaker introduce Amal Kanti? Speaker Amal Kanti को कैसे introduce करता है? A friend of mine, मेरा एक दोस्त. That is how he introduces him. What are we told about Amal Kanti? हमें क्या बताया गया? That he is not very good in studies and whenever he asks to conjugate a verb, he look outside the window in puzzlement. So ये हमें अमल कांति के बारे में बताया गया है। Why do अमल कांति's classmates feel sorry for him? Because they feel कि he does not know and he is like asked to give the answer which he doesn't know. So इस वजह से उन्हें बुरा लगता है कि इसको वो आंसर देना पड़ रहा है जिसके बारे में ये जानता नहीं है। Is the poet's use of word puzzlement effective? पोएट का यूज जो वर्ड puzzlement है, क्या वो इफेक्टिव है? ये चीज़ आई विल एड्रेस एट द एंड ऑफ दिस फर्स्ट लाइक दिस थर्ड चैप्टर, एंड देन वी विल सी कि पोएम के बीच में जो वर्ड्स यूज़ किए गए यही वर्ड यूज़ किए गए। टिल द टाइम यू कैन थिंक कि पजलमेंट के अलावा और कौन सा वर्ड यूज़ किया जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल पोएट जो है वो सिंपली कह सकता था कि ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो इन सच अ कन्फ्यूजन, इन सच अमेजमेंट, इन सच और मे बी एनी अदर वर्ड, इन सच अ नर्वसनेस, कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते, बट वाई ही हैड यूज द वर्ड पजलमेंट। और ये जो वर्ड पजलमेंट है, जब ट्रांसलेटर्स ने इस वर्ड को, बंगाली में ऑफकोर्स ये वर्ड कुछ और हुआ होगा, लेकिन ट्रांसलेटर्स ने भी वर्ड पजलमेंट ही यूज़ किया है। सो आई डोंट नो इफ़ यू हैव वॉच ऑल ऑफ माई AECC वीडियोज़, बट उसके बीच में लाइक चैप्टर 5, ओके आई हैवंट मेड अ वीडियो ऑन द चैप्टर 5 येट, आई विल मेक इट, बट क्लासेस जिन लोगों ने मेरी अटेंड करी होगी, सो दे नो दिस आइडिया, और मे बी किसी और टीचर की भी करी होगी, सो आई एम प्रीटी श्योर दे मस्ट हैव दिस आइडिया कि ट्रांसलेशन के बीच में एग्जैक्ट वर्ड का फाइंड करना इज लाइक वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो हेयर यू कैन रिलेट योर AECC पेपर टू हेयर। सो इस तरह से कलेक्टिव वे में अगर आप स्टडी करोगे तो दैट विल हेल्प यू टू ग्रो अप ईजिली। Then second stanza, some of us wanted to be teachers, some doctors, some lawyers. Amal Kanti didn't want to be any of these. He wanted to be sunlight, the timid sunlight of late afternoon when it stops raining and the crows call again, the sunlight that clings like a smile to the leaves of the jam and the jamrul. So यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम लोग कुछ टीचर बनना था, कुछ को डॉक्टर बनना था, लेकिन अमाल कांति को इनमें से कुछ नहीं बनना था, वो सनलाइट बनना चाहता था। वो धीमी सी सनलाइट, वो टिमिड सी सनलाइट जो है, दबी दबी सी सनलाइट जो लेट आफ्टरनून यानी कि 3-4 ऑफकोर्स गर्मियों में 3-4 बजे लाइक वेरी ब्राइट इन द डे, बट लाइक लेट्स से कि सर्दियों में जो 4-5 बजे वाली जो धूप है, व्हेन इट स्टॉप्स रेनिंग, और बारिश होने के बाद जो हल्की हल्की धूप निकलती है, एंड द क्रोज कॉल अगेन, और कौवे जो है वो वापस आते हैं और शोर मचाने लगते हैं। द सनलाइट दैट क्लिंग्स लाइक अ स्माइल, वो सनलाइट जो स्माइल की तरह लास्ट में लाइक बिल्कुल बस क्लिंग कर जाती है टू द लीव्स ऑफ द जैम एंड द जैमरूल, सो जैम एंड जैमरूल की लीव्स के ऊपर। ओके, सो बेसिकली हियर इट्स लाइक गिवन अ नेचुरल डिस्क्रिप्शन की
अमल कांति को कैसी सनलाइट बनना है. सो क्रिएट अ कंपैरिजन. नॉर्मली बच्चों को क्या बनना होता है, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, ये सारी चीज़ें. बट अमल कांति इज समवन हु हैज़ अ डिफरेंट ड्रीम, जिसका सपना बाकी लोगों से अलग है. सो इज इट समथिंग बैड, इज इट समथिंग गुड, और क्या क्या ऐसा होना चाहिए, सबके ड्रीम अलग होने चाहिए. सो एंड लेट्स सी एंड में जब अमल कांति भी नो कि वो सनलाइट नहीं बनता, सो इज ही कॉल्ड अ सक्सेसफुल पर्सन और नॉट, और क्या वो अपने बच्चों को क्या बोलेगा कि मेरी तरह सनलाइट मत बनना, बचपन से डॉक्टर इंजीनियर बनना. व्हाट शुड बी द राइट थिंग टू डू. टोन कैसी है इसके बीच में, कैजुअल टोन है. ऑफ कोर्स जो पोएट है वो अमल कांति को ब्लेम नहीं कर रहा है कि वो बेवकूफ़ है, उसे सनलाइट बनना था, बना तो है नहीं. इट्स नॉट दैट, मॉकरी वाली टोन नहीं है, मजाक उड़ाने वाली टोन नहीं है. इट्स लाइक इट्स लाइक अ इमोशनल टोन कि कैजुअल वे में, ऐसे ही आम तरीके पे बस बता रहा है कि ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, उसको सनलाइट बनना था, बस वो नहीं बना. देन सम ऑफ द क्वेश्चंस आर गिवन हियर, यू कैन ट्राई टू सॉल्व देम. देन द लास्ट स्टैंडर्ड, सम ऑफ अस हैव बिकम टीचर्स, सम डॉक्टर, सम लॉयर. लेकिन अब हम में से कुछ डॉक्टर बन चुके हैं, टीचर बन चुके हैं, लॉयर बन चुके हैं. अमल कांति कुडंट बिकम सनलाइट, लेकिन अमल कांति जो है वो सनलाइट नहीं बन पाया. ही वर्क्स इन अ पुअरली लिट रूम फॉर अ प्रिंटर. वो एक प्रिंटर के लिए बिल्कुल एक कम लाइट वाले रूम के बीच में काम करता है, प्रिंटर के ऊपर. ही ड्रॉप्स इन नाउ एंड देन टू सी मी. कभी कभी आता है मुझसे मिलने. चैट्स अबाउट दिस एंड दैट ओवर अ कप ऑफ टी. ये इधर उधर के बारे में बातें करता है चाय के कप के साथ मेरे साथ कभी कभी. देन गेट्स अप टू गो, और फिर चला जाता है खड़ा होके. आई सी हिम ऑफ एट द डोर, और मैं उसे दरवाजे तक छोड़ के आता हूँ कि ठीक है जाओ. सो इट्स लाइक दे आर स्टिल इन टच. लेकिन अमल कांति जो वो सनलाइट नहीं बन पाया. बाकी लोगों के ड्रीम कुछ के पूरे हुए, कुछ के नहीं पूरे हुए. सो राइटर जो है, पोएट जो है यहाँ पे, क्या वो अमल कांति के लिए बुरा फील कर रहा है, या वो आने वाली जनरेशन को ये मैसेज दे रहा है कि आपके अलग सपने भी हो सकते हैं और आप कुछ और भी बन सकते हैं. सो बेसिकली इट्स लाइक कि अभी भी अमल कांति जो है, ही इज़ हैप्पी विद हिज वर्क, ही इज़ हैप्पी दैट ही हैड अ ड्रीम. बट द थिंग इज़ कि बाकी लोग, लाइक सम ऑफ अस आर टीचर और ये और वो सब लोग मिक्स्ड हैं. उनकी कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है अपनी. उनको वो इतने वर्दी नहीं है कि उनके नाम के साथ यहाँ मेंशन किया जाए कि सूरज टीचर बना, प्रीति इंजीनियर बनी, कमल ये बना. लाइक बच्चों के बाकी क्लासमेट्स का नाम आए और उन नाम के साथ उनका प्रोफेशन बताया जाए, बिकॉज देयर प्रोफेशन इज़ नॉर्मल. वट एवर दे आर डूइंग दैट्स नॉर्मल, एंड वो नॉर्मल वाला इज़ नथिंग बिग डील. हर कोई वही करना चाहता था. बट अमल कांति जो है, उस इंसान ने कुछ ऐसा किया है कि जिस वजह से उसके नाम के ऊपर पोएम लिखी जा रही है. द वन अमंग अस हु इज़ अ टीचर कुड ईजिली हैव बिकम अ डॉक्टर. हमारे बीच में जो टीचर बना वो इजीली डॉक्टर बन सकता था अगर वो चाहता तो. इफ़ वन हु हैड वांटेड टू बी ए डॉक्टर हैड बिकम अ लॉयर. लेकिन अगर जिसने जो डॉक्टर बना, अगर वो वकील बन गया होता, जो डॉक्टर बनना चाहता था अगर वो वकील बन गया होता. सो इफ़ इट वुडेंट हैव मेड सच डिफरेंस टू हिम. कोई इतना डिफरेंस नहीं बनना था. जिसको डॉक्टर बनना था वो इंजीनियर बन जाता, जिसको टीचर बनना था वो डॉक्टर बन जाता. कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सब लोगों को बस सक्सेसफुल होना था, और वो डजेंट मैटर, वो हमें कोई भी मिल जाता. लाइक यूजुअली व्हाट ऑल द ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैव इन देयर माइंड कि हमें बस गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कोई भी मिल जाए. सो दैट्स इट, बस वही चाहिए. All of us got more or less what we wanted, all except अमल कांति. हमें सबको लगभग वो मिल गया जो हम चाहते थे, कुछ कम कुछ ज़्यादा, लेकिन अमल कांति को नहीं मिला. Who used to think so much about sunlight, वो सनलाइट के बारे में बहुत सोचता था. That he wanted to become sunlight, कि वो सनलाइट ही बनना चाहता था, लेकिन वो नहीं बना. So it's like a open ended poem. अभी बाकी सब लोग सक्सेसफुल हो गए हैं, ये लोग नहीं हुए. अमल कांति नहीं हुआ. यहाँ पे एक समरी में भी आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं समराइज करके. सो इफ़ यू वांट टू रीड इट यू कैन रीड इट. ग्लॉसरी दी हुई है. एक्सरसाइज जो बीच में है उनके क्वेश्चन सॉल्व है. लाइक जो बीच में क्वेश्चंस हैं, चेक योर प्रोग्रेस क्वेश्चंस, आंसर कीज दिए हुए हैं. सो पोएम ओपन एंडेड है, एंड वी डू नॉट नो कि अमल कांति जो है, जिस तरह से उसका करियर हमें दिखाया, वो सक्सेसफुल करियर कंसिडर किया जाए या अनसक्सेसफुल करियर कंसिडर किया जाए. सो दिस इज़ द क्वेश्चन विद विच पोएम लीव्स अस. पोएम जो है वो हमें सोचने के लिए छोड़ देती है कि रेडियंस के बारे में बात हो रही थी. वो रेडियंस
अमल कांति की ही थी या बाकी लोग जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस कोई भी जॉब चाहिए थी और कोई भी मिल गई और अब वो कर रहे हैं कुछ भी? तो इट्स लाइक इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इन योर माइंड अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, अबाउट द करियर चॉइसेस वी मेक. नाउ ग्रामेटिकल क्वेश्चनों में भी राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे? रिमेंबर आई आस्क यू टू लाइक थिंक अबाउट द वर्ड पजलमेंट. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो फर्स्ट सेंटेंस, अमल कांति इज अ फ्रेंड ऑफ माइन. इस सेंटेंस को अलग अलग वे में 4 अलग अलग तरीके से क्रिएट करके दिखाया हुआ है. सो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करके खुद से सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाए. सो आप क्या लिख सकते हैं? अमल कांति इज अ फ्रेंड ऑफ माइन की जगह माई बेस्ट फ्रेंड इज अमल कांति, अ क्लासमेट नेम्ड अमल कांति इज माई फ्रेंड, अमल कांति इज एन एक्वेंटेंस. सो ये 4 चीज़ें सेम ही लगभग बात, सिमिलर बात लगभग बोल रही हैं जो सेंटेंस पोएम में लिखा है. नाउ द वर्ड पजलमेंट, इसके अलावा आप कौन कौन सा वर्ड यूज कर सकते थे? कंफ्यूजन, बिविल्डरमेंट, कंफ्यूज्ड स्टेट. सो टिमिड एंड लेट आफ्टरनून की जगह कुछ और वर्ड्स आप यूज कर सकते थे. सो इस तरह की एक्टिविटीज यू शुड हैव अ लुक एट दैट एंड यू कैन सी कि किस तरह से अगर वर्ड्स चेंज होते तो क्या इफेक्ट पड़ता. एंड वाई पजलमेंट, वाई नॉट कन्फ्यूजन? बिकॉज वो कन्फ्यूज नहीं था. कन्फ्यूजन की स्टेट होती है कि आप हेल्पलेस होते हैं. पजलमेंट की स्टेट होती है कि आप उस चीज़ को लेके एक्साइटेड होते हैं. हम खुद से कंफ्यूज होना नहीं चाहता कोई भी, लेकिन हम सारी पजल सॉल्व करना चाहते हैं. हम स्पेशल इवन मार्केट जाते हैं, पजल खरीदते हैं, पैसे वेस्ट करके पजल खरीदते हैं, फ़ोन में ऐप्स डाउनलोड करते हैं. सो पजलमेंट इज़ अ चॉइस, कन्फ्यूजन इज लाइक समथिंग इम्पोज्ड ऑन यू. सो इस तरह से इन सारे वर्ड्स का एक डीपर मीनिंग है और वो मीनिंग आपको तभी समझ आता है जब आपको पता हो कि पोएम्स रीड कैसे करनी है. आप ये एक्टिविटीज़ करते हो कि वर्ड रिप्लेस करके देखें कि क्या आएगा क्या नहीं. सो पूरी पोएम के बीच में अमल कांति जो है वो रेडियंस लाइक उसकी कहीं नहीं गई. और इवन उससे क्वेश्चन पूछा जाता तो उसको वो क्वेश्चन नहीं भी आता था तो भी वो कंफ्यूज नहीं था, वो पजल्ड था. इट्स नॉट दैट कि वो कुछ कर नहीं सकता था, इट्स दैट उसने किया नहीं, उसने चॉइस ली, ये चूज़ किया कि उसको डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर नहीं बनना. उसने चूज़ किया कि उसको सनलाइट बननी है और एंड में अपने करियर के साथ भी वो हैप्पी था. ही इज़ नॉट लाइक बाकी लाइक स्टूडेंट्स. सो दैट इज़ एक एक वर्ड से किस तरह से आप आर्ग्यूमेंट देते हैं कि पोएम में ये बात बोली गई, ये नहीं बोली गई. Okay, so do not just like blankly believe on your teacher's word, try to do your own experiments. सारी चीज़ें, सारे आंसर की कीज़ जो है पोएम के बीच में ही होती है. ओके, सो किस तरह का राइटिंग सेक्शन का क्वेश्चन आ सकता है? लाइक राइट अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, कि आप जो हो आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखो कि आपका कोई स्टूडेंट जो है या कोई इंसान जो है जिसको जॉब चाहिए, तो अब आप उनको रिकमेंडेशन लेटर, फॉर एग्जांपल यू थिंक यू आर अ टीचर और अब आप या यू आर अ फ्रेंड ऑफ योर हाई स्कूल क्लासमेट, तो अब आप उनके लिए रिकमेंडेशन लेटर लिख रहे हैं. रिकमेंडेशन लेटर मतलब जब आप यूजुअली कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं किसी अच्छी कंपनी के बीच में, तो वहाँ पे आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होते हैं. वो ऐसे लोगों से चाहिए होते हैं जो लोग या तो गारंटी दे सकें कि वो आपको अच्छे से जानते हैं या फिर उन्होंने आपको मेंटोर वगैरह किया हो. फॉर एग्जाम्पल कंपनी का बेसिकली मेन पर्पज़ ये होता है कि वो जान सके कि आपने अब तक का आपका कैसा बिहेवियर था, आप कैसे क्या काम करते थे. सो वो किसी और की वॉइस में जानना चाहते हैं. सो यूजुअली हम अपने क्लासमेट्स, अपने कलीग्स, अपने टीचर, प्रोफेसर, उन लोगों से हम रिकमेंडेशन लेटर लिखवाते हैं क्योंकि वो लोग ही हमें बेस्ट जानते हैं और हमारे बारे में कमेंट कर सकते हैं कि हमारा कैसा कैरेक्टर है, हम कैसे काम करते हैं, कितने हार्ड वर्किंग हैं. ये सारी चीज़ें वही लोग हाईलाइट कर सकते हैं. तो जो नई जगह जहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए इजी हो सके. सो इस सिंपल लेटर ही है. यहाँ पे एक फॉर्मेट भी दिया हुआ है, टू हुएवर इट मे कंसर्न, इस तरह से स्टार्ट करना है. आई हैव नोन अमल कांति फॉर 30 years एंड इस तरह से लाइक सुधीर कुमार दास जो एडवोकेट है कोलकाता हाई कोर्ट में, उन्होंने लिखा. सो एग्जाम्पल इज ऑलरेडी गिवन हेयर, सो डू नॉट वरी अबाउट इट. बाकी क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया हुआ है. और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है राइटिंग सेक्शन से, राइट अ पैराग्राफ और अ पोएम अपने क्लासमेट के बारे में. ऑफकोर्स एग्जाम के बीच में ये नहीं आएगा बट दे माइट गिव यू दिस आइडिया कि राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड और समथिंग. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके ही देंगे वो लोग. सो बट इट्स बेटर टू डू अ लिटिल बिट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस फॉर दैट. Okay, next is the second part of this unit is 3B in public spaces का ही भीमायन. So भीमायन is a wonderful text, so written by Dr. भीमराव अंबेडकर. ये एक ग्राफिक नॉवल है. इट्स लाइक अ कॉमिक बुक. सो कॉमिक बुक से थोड़ा सा हटके ग्राफिक नॉवल होती है. कॉमिक बुक जो है वो सीरीज में आती है, नॉवल जो है वो एक ही आई और उसके बाद वो खत्म हो जाएगी. सो ये नॉवल जो है
अनटचेबिलिटी, अछूतता, छुआछूत, अछूतता वाला जो भाव है, लाइक जो लोअर कास्ट लोगों के लिए हम लोगों के माइंड में जो अनटचेबिलिटी वाली फीलिंग है, उसके ऊपर ये बुक लिखी गई है. एंड आई हैव रेड दिस बुक इन माई ग्रेजुएशन. इट्स वंडरफुल वंडरफुल बुक. अगर किसी को मिल जाए तो ले लेना इंटरनेट पे. आई थिंक PDF अवेलेबल होंगी. ब्लू कलर का कवर है इस बुक का. एंड आई हैव दिस बुक इन द हार्ड कॉपी बट आई कैन नॉट अपलोड इट, सो प्लीज डू नॉट आस्क मी फॉर द PDF. यू नीड टू चेक ऑन योर ओन. सो इस बुक के बीच में 3 जॉनरा जो है वो कंबाइन करे गए हैं, नॉवल, ऑटोबायोग्राफी और ग्राफिक नॉवल. नॉवल के फीचर, बिकॉज इसे नॉवल बोला जा रहा है, लाइक कैरेक्टर, प्लॉट, स्टोरी वगैरह ये सब लिखा गया है बीच में. ऑटोबायोग्राफी, भीमराव अंबेडकर के खुद के एक्सपीरियंसेस भी इसके बीच में एडअप किए गए हैं. ग्राफिक नॉवल बिकॉज ग्राफिक टेक्निक, लाइक यूजुअली नॉवल्स जो होती है पैराग्राफ वाइज लिखी जाती है, चैप्टर वाइज, उस तरह से नहीं है. इसके बीच में कार्टून्स वगैरह, लाइक इलस्ट्रेशंस यूज़ की गई हैं. कार्टून्स कहना तो उन्हें गलत होगा, इलस्ट्रेशंस कहना सही होगा. वो यूज़ किए गए हैं कॉमिक बुक की तरह एक पूरी बुक, पूरा नॉवल बनाने के लिए. सो वो इलस्ट्रेशंस जो हैं वो गॉन्ड आर्ट, दिस इज़ एन आर्ट फॉर्म जो ट्राइबल आर्ट फॉर्म है. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस एरिया में ये आर्ट फॉर्म मिलती है. सो उस आर्ट फॉर्म से मिलता जुलता इलस्ट्रेशंस जो हैं वो यूज़ करी गई हैं. सो देयर इज़ अ पर्टिकुलर रीज़न कि वाई इसी तरह के कार्टून्स या इसी तरह की इलस्ट्रेशंस क्यों यूज़ की गई हैं. बिकॉज अगर आपको कभी मौका मिले नेशनल आर्ट्स म्यूजियम जाने का, देयर यू कैन सी लाइक डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स देयर. सो देन यू कैन गेट टू नो, यू कैन जस्ट गूगल इट लाइक गॉन्ड आर्ट फॉर्म. then you will realize कि that art form is like related to a very like understated tribal society जिनको usually हम लोग like ज़्यादा importance नहीं देते. So किस तरह से upper caste, upper societies they always discriminate against lower caste, lower societies. It's bad to call it lower society. I do not like this upper lower का confusion, but that's how it is given to us. I do not like to describe like caste in upper caste or lower caste. It's just caste, and people belong to some caste, some categories. They try to discriminate against people from different caste, चाहे वो फिर किसी भी कास्ट के हो. ओके, सो इसके बीच में अम्बेडकर की जर्नी, ट्रेन जर्नी जो है बॉम्बे टू बड़ौदा 1917 के बीच में, उस ट्रेन जर्नी के दौरान वो थोड़ा सा बड़ौदा रुके थे, तो वहाँ पे उनका क्या एक्सपीरियंस था. द रीज़न वाई अम्बेडकर कुड नॉट कंटिन्यू हिज स्टे इन बड़ौदा, अम्बेडकर अपना स्टे जो बड़ौदा में वो कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, वो वहाँ से चले गए थे. दलित्स जो इंडिया में ह्यूमिलेशन फील करते हैं, लाइक वी स्टिल कॉल कूड़े वाला भैया. इट्स नॉट कूड़े वाला भैया, वी आर द कूड़े वालास, वी आर द वन हु create the kuda. That person is cleaning it for us. How many people will opt for that job? Doctor, engineer, teacher सबको बनना है, but no one wants to be a janitor, no one wants to be a cleaning person. So we should change our attitude towards them. It's a normal job and we should normalize it. And then the deep-seated nature of caste discrimination, which cuts across all religions in India. So it's not just like that. It's in Hinduism. It's in every religion. It's in Christianity. It's in Islam. It's in Buddhism. It's everywhere. I have read about it, experienced it, and I know people who still very, very stereotypically believe in this idea. सो बेसिकली दिस इज़ लाइक अ ट्रेन जर्नी, जहाँ पे अम्बेडकर जो हैं उनकी ट्रेन जर्नी का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दिया हुआ है. सो यू कैन रीड अबाउट दिस कि कैसे 1917 से 1917 के बीच में वो अपनी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके वापस आए थे. तो अमेरिकन लाइक जो पूरा माहौल था उनका इंडिया में आते ही वो चेंज हो गया. बिकॉज वाई? इस वजह से नहीं कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर अलग था, ट्रेन अलग थी, लोगों की शक्लें अलग थी. नो, इस वजह से बिकॉज यहाँ पे लोगों का बिहेवियर अलग था. There no one in America, no one discriminates. Of course there is a black white discrimination is there. I'm not saying America is great, but still like the casteism is not that much like open there. वहाँ पे भी class discrimination है, but not the caste discrimination. अगर कोई janitor है, so they proudly say that I am a janitor. But in India here it's like कि अगर कोई scheduled caste या किसी tribal caste से है तो उसको touch नहीं करना, उसके साथ नहीं बैठना, वो इंसान हमारे सामने आ गया तो कुछ अशुभ हो जाएगा. So for an educated person like Ambedkar, this was something very bad. So वो अम्बेडकर की स्टोरी है कि किस तरह से वो महाराजा ऑफ बड़ौदा, जिनकी वजह से वो उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो पाई थी, अम्बेडकर की एजुकेशन उन्होंने उसे स्पॉन्सर किया था. सो वो वापस जा रहे थे उनसे मिलने के लिए, बॉम्बे से बड़ौदा जा रहे थे वो. और
पैसेंजर जो है वो वहाँ पे उनके को पैसेंजर्स ट्रेन में बैठे हुए थे, तो वो लोग देखते हैं कि ये काफ़ी इंसान सूट वूट में बैठा हुआ है, तो वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा आपसे सीखे, ये तो बिल्कुल ब्राह्मणों का नाम खराब करेगा, इस तरह का कुछ वो डायलॉग बोलते हैं। तो अंबेडकर आगे से रिप्लाई करते हैं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। सो वो लोग कैसे इमेजिन कर लेते हैं ना कि जस्ट बिकॉज आपने अच्छे कपड़े पहने हैं तो आप अपर कास्ट ही होंगे, दैट्स हाउ दे इमेजिन। दिस वॉज द सिचुएशन ऑफ लाइक दलित एंड अपर कास्ट पीपल इन इंडिया। सो बैकग्राउंड आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। देन बड़ौदा के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, किस तरह का वहाँ पे माहौल था। सो यू कैन रीड द स्टोरी इफ़ यू वांट, आई एम नॉट गोइंग टू गिव द स्टोरी इन डिटेल। फ्रेम नैरेटिव, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट, कि फ्रेम नैरेटिव किस तरह से एक बुक जो है वो स्टार्ट होती है कि दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। सो अ फीमेल कैरेक्टर जो है वो चैलेंज करती है कि अनटचेबिलिटी जो है वो सिर्फ गांव में होती है। बुक यहाँ से शुरू होती है। सो एक मेल कैरेक्टर है, एक फीमेल कैरेक्टर है, जिसमें फीमेल कैरेक्टर के आगे लाइक जिस तरह से कार्टून बने होते हैं कॉमिक बुक्स में, उसी तरह से इलस्ट्रेशन बना के लिखा होता है कि अनटचेबिलिटी जो है वो सिर्फ गांव में होती है। तो यहाँ से बुक शुरू होती है और बुक 1 बुक 2 करके बुक आगे जाती रहती है आपके टेक्स्ट के बीच में, आपके सिलेबस के बीच में। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, बुक 2 एज फार एज आई नो, यस, बुक 2 शेल्टर ऑफ भीमायना इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर योर स्टडी। सो ये अलग अलग बुक्स में डिवाइडेड है पूरी नॉवल। आपके लिए बुक 2 शेल्टर ऑफ भीमायना अगर आपको नेट पे कहीं मिल जाती है या अगर आप खरीद लेते हैं, सो यू कैन रीड अबाउट इट, अदरवाइज जस्ट रीड द समरी हेयर एंड दैट विल बी इनफ. So now the activities, some of the activities which you have to do. So frame narrative, as I told you already, कि एक women जो है वो start करती है ये argument कि untouchability सिर्फ गांव में exist करती है. So अम्बेडकर जो है आगे आगे he try to like give an example. book के बीच में बहुत सारी newspaper cuttings की photo attach हैं, जो cuttings में mention है कि किस तरह से दलित्स के ऊपर attack हुआ है. Once you read it, you will get such an idea that this whole idea is so deep rooted in our society. ओके नेक्स्ट, अब एक्टिविटीज क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं. सो फेसबुक इज एन ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट. फेसबुक पोस्ट इज कमेंट, पिक्चर और एनी अदर मीडिया दैट इज पोस्टेड बाय फेसबुक यूजर ऑन हिज हर वॉल. व्हेन यू पोस्ट अ मैसेज इट विल अपीयर ऑन योर वॉल. सो बेसिकली फेसबुक के बारे में बताया गया है. नाउ टेक एनी न्यूज़पेपर आइटम ऑन दलित एट्रोसिटी एंड राइट अ फेसबुक पोस्ट, कि आप लोग फेसबुक पोस्ट लिखो. एग्जाम के बीच में एक्चुअली आपको फेसबुक पोस्ट लिखना आ सकता है. सो वहाँ पे क्या करना, आपको नॉर्मली लाइक नॉर्मल फ्रेमवर्क, ऊपर आप टाइटल वगैरह जो कुछ भी लिखो, आप अपना क्रिएटिविटी कुछ भी दिखा सकते. जस्ट इमेजिन कि फेसबुक पे आप कितनी बड़ी पोस्ट लिखोगे, कोई एक पेज की पोस्ट तो कोई नहीं पड़ेगा ना वहाँ पे. सो राइट अ स्मॉल लाइक 1 पैराग्राफ पोस्ट और मे बी थोड़ा सा पिक्चर डूडल के साथ जो कुछ भी स्माइली वगैरह अगर आप बना के ऐड करना चाहते हैं, दैट्स ओके, दैट्स इट. आप वो सब लोग ऐड कर सकते हैं. ऑर्गेनाइज, इवेंट ऑर्गेनाइज करना, फेसबुक पे इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वो चीज़ भी आप आंसर में आ सकते हैं. ट्विटर और मैसेज और ट्विटर की लाइक जो अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि ट्विटर मैसेज कैसे लिखना है. आई ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट, कि जैसे मैंने RTI और FIR के ऊपर बनाई है. सो आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन फेसबुक एंड ट्विटर पोस्ट. सो डायरी एंट्री लिखना, सो सेम डायरी एंट्री जो है तो वो तो आपका क्लास 12th वाला फॉर्मेट ही है. सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस विच might come in the exam. So prepare well for the writing section and for the literature part. Literature part के ऊपर भी आपको बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए लिटरेचर से रिलेटेड भी. ओपन बुक एग्जाम में अगर लिटरेचर का थोड़ा बहुत लाइक पढ़ा हुआ होगा और थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा तो स्टिल यू कैन लाइक गूगल समथिंग. लेकिन अगर पढ़ा ही नहीं होगा तो फिर गूगल करने का वो एग्जाम के टाइम पे कोई फायदा नहीं होगा, आपका पेपर पूरा नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी. लेकिन राइटिंग सेक्शन के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस. सो प्लीज प्रैक्टिस मोर फॉर द राइटिंग सेक्शन एंड subscribe the channel, and thank you so much for all the support which you have shown till now. So that's it for this video. Now I will upload the chapter 4 and chapter 5, and I'll try to make one separate video for this like Facebook post and Twitter post. Okay, so that's it for this video. Thank you so much.